नमस्कार। आइए आज मिलकर भारतीय न्याय संहिता के यूनिट 5 को समझते हैं। ये वो कानून है जो हमारे समाज के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी न्याय, स्वास्थ्य और सद्भाव की रक्षा करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सार्वजनिक न्याय के खिलाफ होने वाले अपराधों को जानेंगे। उसके बाद हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े अपराधों को समझेंगे। और आखिर में धर्म से जुड़े अपराधों पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि एक क्विक समरी और एक मज़ेदार रिवीजन चैलेंज भी इंतजार कर रहा है। तो चलिए पहले हिस्से में डाइव इन करते हैं। देखिए, ये कानून बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव है। जरा सोचिए, अगर अदालतें ही सबूतों पर भरोसा ना कर पाएं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? इस सेक्शन का जो सबसे बड़ा अपराध है वो है झूठे सबूत देना, जिसे परजुरी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कोर्ट की कार्यवाही में जानबूझकर झूठा बयान देना, मन घड़ंत सबूत बनाना या नकली दस्तावेज पेश करना। यहाँ एक शब्द है जो सब कुछ बदल देता है, वो है जानबूझकर, यानी इंटेंशनली। गलती से कही गई झूठी बात इसमें नहीं गिनी जाती। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। मान लीजिए कोई गवाह शपथ लेकर कोर्ट में सरासर झूठ बोल दे, या फिर कोई डॉक्टर एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दे। और तो और एक नकली सीसीटीवी फुटेज बनाना या सबूत मिटाने के लिए व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर देना, ये सब भी झूठे सबूत देने के अपराध में ही आता है। तो सवाल उठता है कि इसकी सजा क्या है, और यकीन मानिए कानून इसे बहुत सीरियसली लेता है। झूठे सबूत देने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पर रुकिए, अगर ये झूठी गवाही किसी ऐसे केस में दी गई है जिसमें मौत की सजा हो सकती है, तो सोचिए सजा कितनी बढ़ सकती है। ये सीधा आजीवन कारावास तक जा सकती है। और इस बात को सिर्फ कानून की किताबों में नहीं लिखा गया, बल्कि नारायण स्वामी बनाम स्टेट केस में कोर्ट ने भी इसे बार बार दोहराया है। फैसला बिल्कुल साफ था, जानबूझकर दिए गए झूठे सबूत न्याय के रास्ते में रुकावट डालते हैं और ये एक बहुत संगीन जुर्म है। तो ये केस लॉ एक तरह से इस अपराध की गंभीरता पर मोहर लगा देता है। अच्छा, झूठे सबूतों के अलावा भी कुछ और काम हैं जो सीधे सीधे हमारी न्याय व्यवस्था पर हमला करते हैं। सोचिए, किसी अपराधी को अपने घर में छिपाना, या किसी गवाह को धमकाना, कोर्ट में किसी और का भेस बनाकर चले जाना, या फिर किसी कैदी को जेल से भगाने में मदद करना। ये सब काम न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। और जब गवाहों को डराने धमकाने की बात आती है, तो एक केस है जो हमेशा याद किया जाता है, ज़ाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। इस केस ने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया कि गवाहों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और न्याय की प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट डालना एक दंडनीय अपराध है। मतलब न्याय बिना किसी डर और दबाव के होना चाहिए। तो चलिए अब कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं और अपनी गली, मोहल्ले और समाज की बात करते हैं। ये वो कानून है जो हमें एक सुरक्षित, साफ सुथरा और सभ्य माहौल देते हैं। यहाँ पर दो बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें एक बारीक सा फर्क है, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी। चलिए इस फर्क को समझते हैं। पब्लिक हेल्थ का सीधा मतलब है मिलावटी खाने पीने की चीज़ों या प्रदूषण से बचाना, जैसे दूध में डिटर्जेंट मिलाना। जबकि पब्लिक सेफ्टी का लेना देना है लापरवाही वाले कामों से, जैसे भीड़ वाले बाजार में तेज रफ्तार से बस चलाना। अब एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा, पब्लिक न्यूसेंस या सार्वजनिक उपद्रव। सुनने में ये बहुत भारी भरकम नहीं लगता है ना, लेकिन कानून की नज़र में इसका दायरा बहुत बड़ा है। कोई भी ऐसा काम जिससे आम लोगों को चोट, खतरा या झुंझलाहट हो, वो पब्लिक न्यूसेंस है। और इसके एग्जाम्पल्स तो अरे ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, सड़क पर कचरे का ढेर लगा देना, पड़ोस में शादी है और पूरी सड़क ही ब्लॉक कर दी, या फिर रात के 2 बजे कोई फुल वॉल्यूम में गाने बजा रहा है। ये सब के सब पब्लिक न्यूसेंस के परफेक्ट उदाहरण हैं। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस केस का नाम नोट कर लें, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम बनाम वर्दीचंद। ये बहुत जरूरी है। इस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई पब्लिक न्यूसेंस को हटाना और लोगों की सेहत का ख्याल रखना सिर्फ नागरिकों का ही नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी का भी फर्ज है, यानी सरकारी संस्थाओं की भी जवाबदेही है। अच्छा, हेल्थ और सेफ्टी के अलावा इस सेक्शन में एक और चीज आती है, वो है पब्लिक डिसेंसी एंड मॉरल्स, यानी सार्वजनिक शिष्टाचार और नैतिकता।
मकसद सीधा सा है, पब्लिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने, गाने बजाने या ऐसी चीजें बेचने पर रोक लगाना ताकि माहौल ठीक-ठाक बना रहे। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर। और ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील है, यानी धर्म से जुड़े अपराध। मैं ये साफ कर दूं कि इन कानूनों का मकसद किसी एक धर्म को बचाना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान और सद्भाव को बनाए रखना है। तो किस तरह के कामों को इस कैटेगरी में अपराध माना जाता है? जैसे किसी भी पूजा स्थल को, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, उसे नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना, या फिर किसी शांतिपूर्ण धार्मिक सभा में जानबूझकर खलल डालना, यहाँ तक कि किसी कब्रिस्तान में घुसकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का अपमान करना भी एक अपराध है। अब इस कैटेगरी का जो सबसे गंभीर अपराध है वो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और यहाँ पर भी कानून दो शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर देता है, डिलिबरेट मतलब जानबूझकर, और मलेशियस यानी बुरी नीयत से। गलती से कुछ हो जाए वो अलग बात है, पर यहाँ इरादा देखा जाता है। तो ये होता कैसे है? इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अपमानजनक शब्द बोलना या इशारे करना, किसी पवित्र ग्रंथ को सरेआम जलाना, और आज के ज़माने में तो ये सोशल मीडिया पर बहुत होता है, किसी धर्म के खिलाफ हेट स्पीच फैलाना। ये सब इसी कानून के अंदर आता है। अब एक बहुत ही मॉडर्न और दिलचस्प केस देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बनाम यर्रागुंटला श्याम सुंदर। इस केस से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि आप धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपमानजनक तरीके से किया गया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं और आप पर आपराधिक कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने बीएनएस के यूनिट 5 के तीनों जरूरी हिस्सों को समझ लिया है। पर असली सवाल तो ये है कि एग्जाम के लिए ये सब याद कैसे रहेगा? चलिए फटाफट एक रिवीजन करते हैं। स्क्रीन पर जो माइंड मैप दिख रहा है वो रिवीजन के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है। पूरे यूनिट 5 को बस 3 हिस्सों में याद रखिए। पहला, पब्लिक जस्टिस, जिसमें आते हैं झूठे सबूत और न्याय में रुकावट। दूसरा, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें है मिलावट, उपद्रव और अश्लीलता। और तीसरा, रिलीजन, जिसमें पूजा स्थलों को नुकसान और हेट स्पीच जैसे अपराध हैं। और हाँ, मुझे पता है सबसे बड़ी मुश्किल आती है सेक्शंस याद रखने में, तो इसके लिए ये 3 आसान टिप्स हैं। पहला, एक चार्ट बना लें, अपराध, सेक्शन नंबर, सजा। दूसरा, कोई मजेदार सी लाइन या निमोनिक बना लें। और तीसरा, जो मेरा फेवरेट है, हर अपराध को एक कीवर्ड से जोड़ दें, जैसे पर्जरी का मतलब लाए और न्यूसेंस का मतलब एनॉयंस। चलिए, अब समय है आज के रिवीजन चैलेंज का। एक सिचुएशन देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक फैक्ट्री है जो जानबूझकर अपना केमिकल वाला कचरा एक नदी में डालती है, जिसका पानी पास का एक गांव पीने के लिए इस्तेमाल करता है। अब आपको सोचना है और बताना है कि बीएनएस यूनिट 5 के हिसाब से फैक्ट्री मालिक पर कौन से 2 बड़े अपराध लगेंगे। तो उम्मीद है कि इस पूरे ब्रेकडाउन से यूनिट 5 आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना तो बनता है, और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, रिवीजन क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में।